नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज के तहत यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इस क्रम में 4 साल के प्रश्न पत्रों को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं 2013, 14, 15 और 16। और इस क्रम में हम लोग ये समझ चुके हैं कि यूपीएससी ज़्यादातर जो आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्लास 11 के एनसीईआरटी सोर्स से यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसका एक अलग से सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल से बताया जा रहा है कि आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में उस किताब में क्या क्या चीज़ दिया गया है। और इस क्रम में हम लोग आज जो है 2017 और 2018 के प्रश्न पत्रों को भी यहाँ पे आज समझेंगे और देखेंगे कि इन 2 वर्षों में कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इतने दिन में अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया हो कि क्वेश्चन यहाँ पे जो रिपीट होता है या यूपीएससी में रिपीट किया जाता है वो हूबहू क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। मात्र एक ही आपको एग्जाम्पल मिला है, बाकी इस तरह का एग्जाम्पल आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में एक आध मिला है तो हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट में भी एक आध दो इस तरह से मिले, मतलब बहुत रेयर मिलता है। लेकिन रिलेटेड फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड मिलते हैं, जैसे कि अभी घोड़ा वाला हम लोग पिछले साल ही पढ़े थे और आज के वीडियो में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे नृत्य है थांगता करके, अभी हम लोग देखेंगे कि 2017 में पूछा गया और उसी को फिर 2018 में अलग तरीके से पूछा गया। तो रिलेटेड फैक्ट को आपको डिटेल से पढ़ना है ताकि जब भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसको एग्जाम हॉल में बना पाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन से प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं। तो 2017 में यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 6 प्रश्न को यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बीच में क्या अंतर है, और 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको यही बताना है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरास्त्र यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से इनके उपयोग का कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है आर्य लोग जो है हेलमेट का प्रयोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। दूसरा यहाँ पे बोलता है ऋग्वेद कालीन या आर्य लोग जो थे उसको सोना चांदी और तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे। यहीं पे आपको अथी हो जाना चाहिए, क्योंकि कल हम लोग एक वीडियो पढ़ रहे थे जिसमें सिंधु घाटी की कलाएं हम लोग देख रहे थे। वहां स्पष्ट आपको बताया गया था, बार बार रिपीट करके बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का कोई जानकारी नहीं था। और इस तरह से ये स्टेटमेंट को आपको तुरंत काट देना चाहिए। और अगर स्टेटमेंट 2 अगर आपका कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए, अगर स्टेटमेंट 2 यहाँ पे कटता है तो आपका ऑप्शन जो बी है ये कट जाएगा और ऑप्शन डी जो है वो भी आपका कट जाएगा। तो आपके पास अब 2 ही ऑप्शन बच जाएगा, ए और सी। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा 1 तो आपका सही ही होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपको लास्ट आंसर तक पहुंचना है। देखिए 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 1 में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि सही है कि गलत। ये एग्जाम हॉल में कैसे आपको प्रश्नों को टैकल करना है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न कैसे बनाना है, उसको आपको यही चीज़ से समझना है कि एक जब दोनों में है तो इसमें हम क्यों दिमाग लगाएं। हम दिमाग किस में लगाएंगे, तो स्टेटमेंट 3 में। अगर ये सही होगा तो मेरा आंसर सी होगा, अगर ये गलत होगा तो मेरा आंसर ए होगा। चलिए तीसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया। तो आर्य लोग तो घोड़े का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। ये अगर चैप्टर थोड़ा भी वैदिक काल अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को अर्थात घोड़े को जानते थे। और ये चीज भी हम कल ही बार बार रिपीट कर रहे थे कि घोड़े का कहीं पे वहां चित्र वगैरह भी नहीं मिला है और कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। और ये प्रश्न रिपीटेड है, लेकिन हूबहू यही प्रश्न रिपीटेड नहीं था। घोड़े से संबंधित तथ्य जो है वो पिछले साल में पूछे गए थे और इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा और आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है कि रिलेटेड फैक्ट को आपको जानना है, तो यहाँ सामाजिक जीवन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अभी फिलहाल जो है अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम कल ही आपको वीडियो में बता दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे घोड़े के बारे में बता देते हैं क्योंकि कल वहाँ पे बताया नहीं गया था, लेकिन पिछला वीडियो अगर लगातार देख रहे हैं तो वहाँ पे हम बताए थे कि घोड़े का साक्ष्य जो है सुरकोटदा जो है वहाँ पे मिलने का बात किया जाता है, लेकिन जो है ये 100% है कि नहीं है, इस पे विवाद है। मतलब अगर होगा भी तो बहुत कम मात्रा में घोड़ा होगा या नहीं के बराबर होगा, ऐसा हम यहाँ पे मान के चलते हैं। तो आपको सुरकोटदा के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब घोड़े के बारे में पूछा जा रहा है तो सुरकोटदा के बारे में जानिए कि कहाँ है, गुजरात है, जगपति जोशी इसको क्या किए हैं, खोजे हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा क्वेश्चन बैंक को, इसी तरह से रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। नहीं तो बार बार कहा जा रहा है ABCD जानने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध
है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ मिलता है? तो सबसे आसान सवाल है, इससे आसान और कोई नहीं हो सकता है, अजंता का। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में इतना बड़ा फोटो आपको दिया है कि अजंता का गुफा संख्या 1 में ये पद्म पानी है का फोटो। बोधिसत्व को यहाँ पे कमल पकड़े हुए दिखाया है, इसी को पद्म पानी कहा गया है, जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। तो देखिए इतना डिटेल से पूछा गया, दिया गया है आर्ट एंड कल्चर में, इतना डिटेल से। अगर आप एक बार खोल के भी देखे होंगे ये किताब तो आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया गया है कि यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजा गृह के पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। इसमें बोधिसत्व को एक पद्म यानी कि कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके कंधे बड़े हैं, शरीर में 3 मोड़ हैं जिनसे चित्र में गति उत्पन्न हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको जो भी, इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि आर्ट एंड कल्चर का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसमें भी हम कहते हैं कि यहाँ जो इमेज है वहां से भी ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही आपको कुछ चीज नहीं बोला जा रहा है, प्रूफ के साथ आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन सोर्स को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोलता है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक और सममितीय जैन मत के संप्रदाय थे। मतलब यहाँ पे सौतांत्रिक और सममितीय जैन मत से संबंधित है, ऐसा पहला स्टेटमेंट बोलता है। दूसरा है, सर्वास्तियों की मान्यता थी कि दृग विषय के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान है। तो देखिए ये थोड़ा सा टफ हो सकता था, लेकिन हाँ 100% यहाँ पे आपका गलती यहाँ नहीं होता, क्योंकि आप पहला स्टेटमेंट को काट सकते थे। ऑप्शन ए जो है और सी जो है वो कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये बहुत आसान है। बुद्ध काल के बारे में या बौद्ध के बारे में देखिएगा कि हीनयान महायान जो है उसके बाद पढ़ने के बाद और भी इसका विभाजन होता है। अगर हम उसको पढ़े तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है कि हीनयान जो होते हैं आगे चल के वैभाषिक और सौतांत्रिक में बढ़ जाते हैं। तो इतना तो आइडिया होना चाहिए कि हीनयान और महायान के वो 2 पार्ट हैं, तो ये तो बौद्ध के पार्ट होंगे, तो जैन का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 कट जाएगा और स्टेटमेंट 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका ए और डी कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका बच जाएगा बी और डी। लेकिन हाँ दूसरा स्टेटमेंट अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर नहीं आप बना सकते थे। लेकिन इतना तो है कि 50-50 में ही आप पहुंच जाते। तो 100% आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, यहाँ 50-50 रिस्क ले रहे हैं। और यूपीएससी में हमेशा 50-50 में रिस्क लिया जाता है, नहीं तो 100% क्वेश्चन तो आप मात्र 20 या 25 सवाल जानते हैं। यह डिपेंड करता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो केवल बी हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि देखिए ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पे हमको ऑथेंटिक बुक में नहीं मिला, लेकिन ये चीज़ तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, पहला स्टेटमेंट। तो कभी कभी होता है कि कोई कोई ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि आपको रेगुलर सोर्स में नहीं मिलते हैं, तो उसके पीछे आपको भागना नहीं। देखिए बोधिसत्व से संबंधित बहुत सारा, अभी जो पद्म पानी था वो भी बोधिसत्व ही एक थे, जो कि कमल का चित्र लिए, ये कमल का हाथ में लिए हुए उसको चित्रित किया गया था। तो इस तरह से आपको हीनयान महायान उसके जो भी पार्ट हैं या बोधिसत्व हैं, इसको आपको हमेशा देखना है। देखिए हीनयान थेरावाद, इसके बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज़ फिर से हम यहाँ पे रिपीट करने वाले नहीं हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसी तरह से प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। आज यहाँ पे हीनयान के 2 भाग को पूछा गया है, कल महायान के यहाँ पे शून्यवाद या माध्यमिक और विज्ञानवाद के बारे में पूछा जा सकता है। 5वीं-6वीं शताब्दी में वज्रयान यहाँ पे हुआ, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारा चीज़ को आपको पढ़ते जाना है और ये काम आपको खुद करना है, क्योंकि अगर हम सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ के बताएं तो फिर यहाँ क्वेश्चन बैंक के जगह में यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे हम नहीं करना चाहते, हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक को रिविजन करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको संकीर्तन के बारे में पूछा गया है। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इसमें प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। जब भी केवल वर्ड देखे तो सतर्क हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर चांस ऐसा रहता है कि जब केवल रहता है या ओनली रहता है तो वो ज़्यादातर गलत ही होता है। ज़्यादातर में हो रहा है, सभी नहीं होगा। यह भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं को वर्णित करता है। तो आपको यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि ये प्रश्न रिपीट हुआ है। जैसे आपको बार बार वीडियो के शुरुआत में भी बोला गया कि रिलेटेड फैक्ट रिपीट होता है। आप अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो सत्रिया नृत्य और ओडिसी नृत्य ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2 साल में पूछा जा चुका है। और हम बताए थे कि बाकी जितने भी शास्त्रीय नृत्य है आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर पूछा जाएगा। और आज जो पूछा गया है यहाँ पे मणिपुरी नृत्य से पूछा गया है। तो आपका काम यही है कि आज मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया ये पूछा गया है, कल को कुचिपुड़ी पूछेगा, कथकली पूछेगा, भरतनाट्यम पूछेगा, है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और अपना तैयारी को आगे ले जाना है, तभी आप जो है बेहतर तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा
तैयारी कर सकते हैं और अपना जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये CCRT को आपको बताया गया था कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट हैं आर्ट एंड कल्चर के या चैप्टर हैं जो कि क्लास 11 के NCERT में नहीं है। नृत्य है, ये संगीत है, ये सब नहीं है, कठपुतली नृत्य है, वो सब नहीं है। तो आपको यहाँ पे उसको CCRT से पढ़ना है। और देखिए, अगर आप थोड़ा भी अगर यहाँ पे गुजरे होंगे तो यहाँ पे मणिपुरी नृत्य में यहाँ पे राधा कृष्ण का फोटो बना के दिया गया है और ये इन्हीं के लीलाओं के बारे में नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे बताया भी गया है स्पष्ट रूप से, मणिपुरी नृत्य एक विस्तृत रंगपटल होता है, तथापि रास, संकीर्तन और थांगता, देखिए थांगता यही चीज आपको बताया जा रहा है कि ये फिर से रिपीट होगा 2018 में। अभी हम लोग 2017 का प्रश्न पढ़ रहे हैं, 2018 का प्रश्न अभी इसी वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें आप देखिए थांगता रिलेट किया है। तो आपको इसी तरह से आपको पढ़ना है, तभी आपका प्रश्न जो है वो आने वाले समय में कभी छूटेगा नहीं। यहाँ पे देखिए, विषय वस्तु बहुधा राधा और गोपियों के कृष्ण से अलग होने की व्यथा को दर्शाती है। तो जैसे राधा कृष्ण जो है अलग हो रहे हैं गोपियों से, तो इस तरह से उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। रासलीला नृत्यों में परेंग या युद्ध नृत्य क्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि केवल करताल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन करताल का नहीं, यहाँ पुंग चोलम का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सामूहिक गान का कीर्तन रूप नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे मणिपुरी में संकीर्तन के रूप में जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। तो देखिए, पुंग बजाते हुए यहाँ पे दिखाया गया है और करताल बजाते हुए यहाँ दिखाया गया। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत डीपली पूछ रहा है, जो चीज इमेज बना के दिया है, अगर आप उन प्रश्नों को भी नहीं बना पाइएगा तो मतलब आप ध्यान से उस चीज को नहीं पढ़े थे। बार बार, 2 बार 3 बार आपको कोई भी चीज को रिपीट करना होता है, तब जाके आपका अगर प्रश्न पूछता है तो आप उसको याद कर पाते हैं। देखिए, थांगता के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है और आने वाले जो अभी 2018 का प्रश्न है उसमें हम लोग फिर से यहाँ पे इसको देखेंगे कि थांगता से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो मणिपुर का युद्ध संबंधित नृत्य थांगता को इन दोनों उत्पन्न हुआ जब मनुष्य ने जंगली पशुओं से अपनी रक्षा के लिए अपनी क्षमता का निर्भर रहना शुरू किया। मतलब जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए थांगता युद्ध नृत्य यहाँ पे मणिपुर में विकसित होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। आज मणिपुर युद्ध संबंधित नृत्य तलवार, ढोल, भालों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया करताल का उपयोग करते हैं, पुंग का नहीं दिया है, तो उसी तरह से यहाँ पे बोल सकता है तलवार है, ढाल है, भाला है, तो उसमें बोल सकता है केवल तलवार का उपयोग किया जाता है, तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। तो ये चीज को आपको यहाँ पे देखना है और समझना है कि किस तरह से फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होगा। हूबहू क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये बार बार हम बता रहे हैं और इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि सीधे सीधे आपका जो ऑथेंटिक बुक है या एक तरह से कहिए जो मेन सोर्स है उसमें हमको नहीं मिलता। उसमें एक सवाल ये भी है जो कि यहाँ पे हम लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। बोलता है, इसको युग्म पे विचार कीजिए। चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का है, नंदा राज जात यात्रा गोंडों का है, वारकरी संथालों का है। तो देखिए, ये प्रश्न अगर आप झारखंड से हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं, तो संथाल के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि संथालों का यहाँ पे 32 जनजाति में काफ़ी एक तरह से कहिए सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले संथाल जनजाति के लोग हैं। तो इस तरह से अगर संथाल के बारे में आप पढ़े होंगे तो इतना पता तो चल जाता है कि ऐसा कोई वारी या वारकरी परंपरा संथालों का नहीं है। तो अगर आप झारखंड से हैं तो ये प्रश्न को आप जो है काट सकते हैं, यानी ऑप्शन को ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और इस तरह से फिर से आपके पास एलिमिनेशन के लिए बच जाएगा 50-50 में ए और डी में। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आपका लगभग 40-50 प्रश्न ऐसे आपको आराम से मिल जाएंगे जो कि 50-50 एलिमिनेशन आप कर लेंगे, और 20-25 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो कि 100% आप उसको जानते हैं। और इस तरह से अगर 40-50 में अगर आप किसी तरह 30 भी वहाँ पे सही कर लेते हैं तो आपका आराम से रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 इधर सही कर रहे हैं, 30 उधर सही कर रहे हैं, और बाकी वहाँ पे मान चले 20 यहाँ पे गलत भी हो रहा है तो वो नेगेटिव मार्किंग जो है कुछ सही जो हुए हैं, जैसे 3 और 1 का रेशियो, अगर 1 यहाँ पे सही हो गया और 3 गलत हो गया तो वो मैनेज कर देगा। तो कुल मिला के आपको किसी भी तरह 50% के आसपास मार्क्स लाना है, और यही जनरल का कटअप रहता है। SC ST OBC जो है उसका कटअप तो और भी कम जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि चाहिला साहिब जो है वो आपका यहाँ का नहीं है, बल्कि यहाँ ये सिंधी फेस्टिवल, सॉरी ये तो सही है आपका, ये सिंधी फेस्टिवल है। आपका नंदा राज यात्रा जो है वो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में अगर आप देखे होंगे तो पर्वत है, वहाँ पे यात्रा जो किया जाता है उसके लिए दिया गया है। और वारकारी जो है ये आपका
महाराष्ट्र का है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भक्ति मूवमेंट से संबंधित है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वो जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ये संथाल से कोई लेना देना इनका नहीं है। संथाल जो है वो झारखंड के हैं, झारखंड में ज़्यादातर मात्रा में ये जनजाति पाए जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर हम लोग 2-3 जो सूर्य मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। एक है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर और एक है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है आपका 3 ऑप्शन, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोणार्क का भी उल्लेख नहीं किया गया है और साथ ही साथ मोढेरा का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो अर्शवल्ली करके दिया है, अमरकंटक दिया है और ओमकेश्वर दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, यानी कि अर्शवल्ली, और ये जो है आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी सूर्य मंदिर है जिसमें 2 महत्वपूर्ण है, एक मोढेरा का सूर्य मंदिर और दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर तो पूरा डिटेल में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 जो कि हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसमें पढ़ेंगे भी इसको, तो यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ तो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि मोढेरा है, उसके बारे में भी आपको पूरा एनसीईआरटी में डिटेल फोटो के साथ और पूरा डिस्क्राइब करके दिया है कि भीमदेव प्रथम 1024 ईस्वी में इसको बनाए थे और ये सोलंकी राजवंश से संबंधित थे। तो इस तरह से आपको देखिए आज मोढेरा पूछा है, कल हो सकता है भीमदेव प्रथम पूछे या ये पूछेगा कि कौन प्राचीन है। जैसे कि यहाँ पे याद कीजिए कि मामल्लपुरम, अजंता, इस सब के बारे में पूछा गया था कि कौन प्राचीन है। तो उस तरह से यहाँ पे भी इसको तुलनात्मक रूप से पूछा जा सकता है कि कौन पहले बना था, कौन बाद में बना था। अगर डायरेक्ट ईस्वी सन नहीं भी पूछता है तो भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से इससे रिलेटेड फैक्ट भी अगर आपको पढ़ने का अगर मिलता है तो वो पढ़ सकते हैं। भीमदेव प्रथम जो है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे भीमदेव प्रथम जो है उनका एक मंत्री जो था वो काफ़ी सामंत था जिसका नाम था विमल, जो कि राजस्थान के आबू पर्वत में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करते हैं। तो आज राजा के बारे में पूछा है, कल उसके सामंत के बारे में पूछेगा। इसी से संबंधित अगर यहाँ पे देखिएगा तो इनकी पत्नी जो है वो रानी की बाव यहाँ पे बनवाती है, जिसको विश्व यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पे इसको शामिल किया गया। तो ये चीज़ भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। भीमदेव प्रथम के बारे में पूछ चुका है तो रानी की बाव के बारे में क्यों नहीं पूछेगा। करेंसी में भी इसका फोटो आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और आप अपना तैयारी को आगे लेके जाना है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि अच्छा 6 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब हम लोग 2018 के प्रश्न को देखेंगे जो कि यहाँ पे बहुत कम है, 5 ही प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पिछले साल के तुलना में 1 प्रश्न यहाँ पे कम है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको तुरंत अभी देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे स्थान कवाशी करके यहाँ पे दिया गया है, ये जैन मत से संबंधित है और ये रेगुलर कोई बुक में नहीं मिलता है। तो चलिए ठीक है, कोई कोई ऐसा प्रश्न होता है जो कि रेगुलर बुक में हमको नहीं मिलता है। दूसरा यहाँ पे है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, और इसका आंसर है मैत्रेय। देखिए ये भी प्रश्न है एक तरह से कहिए, अब जो है 18 के बाद या 17-18 के बाद क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा टफ होने लग गया है और इसीलिए कट ऑफ भी देखिए 18, 19, 20 लगातार आपका नीचे ही जाते जा रहा है। तो आपको इससे परेशान नहीं हो रहा है। अगर आपके रेगुलर बुक में नहीं मिल रहा है तो आप नहीं जान रहे हैं तो बगल वाला कैंडिडेट भी नहीं जान रहा है। तो बस आपको उससे 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा जानना है और आपको कट ऑफ को क्लियर करना है। तो मैत्रेय के बारे में देखिए एनसीईआरटी में तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये जो है आपका मतलब संसार की रक्षा हेतु ये फिर से अवतरित होंगे, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। एनसीईआरटी यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे कि अवलोकेतेश्वर, पद्मपानी, व्रजपानी, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्व की प्रतिमा बनाई गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये कहीं पे नहीं लिखा है कि ये जो है पुनर्जन्म लेंगे और इस तरह से यहाँ पे आपका संसार की रक्षा के लिए ये पुनः अपना इस संसार में आएंगे। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज़ को आपको देखना है। हो सकता है इससे रिलेटेड फैक्ट आपको नेक्स्ट ईयर में फिर से पूछा जा सकता था। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिए यही थांगता को आपको बताया गया था कि थांगता जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मणिपुर का भी युद्ध नृत्य था और यहाँ सिक्किम दिया। तो तीसरा ऑप्शन तो काट दीजिए, तीसरा ऑप्शन काट दीजिए तो सी और डी फिर से कट जाएगा और फिर से आप 50-50 में पहुंच जाएंगे। अगर आप 3 नहीं पढ़ रहे थे तो 50-50 में भी आप नहीं पहुंच पाते, इसीलिए आपको ये पढ़ना है। हाँ, लेकिन उसी का डिटेल अगर आप पढ़िएगा, देखिए ये आपको अभी तुरंत अभी रिपीट हुआ था 2017 में, अब फिर 2018 में यहाँ पे रिपीट हो गया है थांगता के बारे में। अब डिटेल यहाँ पे जो पूछा गया है देखिए चाई नृत्य के गीत और मिजोरम। तो
चपचर कट त्योहार के दौरान न केवल गायन बल्कि नृत्य भी पूरे त्योहार के दौरान जारी रहता है। गायन और नृत्य के लिए विशेष अवसर को चाई तथा गीतों को चाई या चाई गीत के नाम से जाना जाता है। तो ये किसका है? तो ये मिजोरम का है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो है आपका यहाँ पे ये जो है चपर कूट जो त्यौहार है वो किससे संबंधित है? मिजोरम से। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक तो सही है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि दो भी सही है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 50-50 में ही रहते हैं अगर थांगता के बारे में अगर जान रहे हैं। तो आंसर इसका बी है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। बनी ठनी, ये क्लास 12 के आर्ट एंड कल्चर के किताब में दिया गया है, लेकिन क्लास 12 का जो आर्ट एंड कल्चर है वो केवल पेंटिंग के बारे में, इसलिए हम लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक नज़र उसको जरूर हम लोग देख लेंगे। ये कांगड़ा शैली से संबंधित है। वैसे आपको क्लास 11 में भी मिल जाएगा, लेकिन जो पूछा गया है उसका आंसर यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि बनी ठनी जो है यहाँ किस शैली में है यहाँ पे लिखा गया है, और बनी ठनी यहाँ पे क्लास 11 में कहीं पे लिखा नहीं गया। आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर क्लास 12 अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर भी देखिए तो आप वहाँ पे जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा सा फिगर करके वहाँ पे इमेज बना के दिया है। तो राजा सावंत जो था यहाँ पे 18वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश के दौरान राजा सावंत यानी कि 1748 से 1757 के आसपास किशनगढ़ में राजस्थान की एक सर्वाधिक आकर्षक शैली का विकास हुआ, जिसे राजा सावंत सिंह ने नागरी दास के काल्पित नाम से कृष्ण की प्रशंसा में भक्ति काव्य लिखा था। तो देखिए, नागरी दास के नाम से वो भक्ति काव्य को लिखे थे। और यहाँ पे अगर नागरी दास के बारे में हम देखें तो ये जो आपको नीचे इमेज दिख रहा है ये नागरी दास का है, ये जो इमेज है, और जो कि क्लास 12 के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल रहा होगा। एक्चुअली ये जो है इन महिला को एक नाम दिया गया था अलंकृत महिला, और इसी का नाम था बनी ठनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको फिगर में भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा साज श्रृंगार किया हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं ना बन ठन के निकलना। तो इस तरह से इसका नाम ही पड़ गया था बनी ठनी। एक्चुअली इसका जो नाम था विष्णुप्रिया इसका नाम था, और ये जो है जो राजा सावंत सिंह थी, इनकी पत्नी एक तरह से कह सकते हैं, इनकी वाइफ यहाँ पे थी, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो इन्हीं के नाम पे नागरी दास के नाम से जो है किंग सावंत जो हैं सिंह जो है एक पोइट्री भी लिखते हैं, भक्ति गीत भी लिखते हैं। तो यही बनी ठानी जो है वो आपका यहाँ पे किशनगढ़ जो है शैली से संबंधित है, जो कि राजस्थान का है। तो इस तरह से कभी आपको डिटेल कभी कभी पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है समय के अनुसार थोड़ा सा टफ हुआ है, इसीलिए कट ऑफ भी थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, पुथुकली शॉल जो है वो तमिलनाडु दिया है, सुजनी कढ़ाई जो है महाराष्ट्र दिया है, उपाडा जामदानी साड़ी ये कर्नाटक दिया गया है। तो यहाँ केवल एक सही है और बाकी दोनों जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सुजनी जो है वो आपका बिहार से बिलोंग करता है, और उपना जामदानी साड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, और इस तरह से पुथुकली शॉल जो है वो तमिलनाडु से यहाँ पे करता है। लेकिन इतना याद कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए ठीक है, 2018 का प्रश्न थोड़ा सा टफ था, या एक तरह से कहिए जैसे रेगुलर सोर्स में पूछा जा रहा था उससे कम थे। तो आपको इससे घबराना नहीं है, थोड़ा बेसिक सेंस करके 50-50 एलिमिनेशन करके आपको बनाना है। हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं वो सही हो ही जाते हैं, अगर ध्यान से बनाइएगा तो वो सही हो जाते हैं। तो इस तरह से कटअप भी कम जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको वहाँ पे देखना है कि जो मेन सोर्स है वहाँ से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किसी भी तरह से गलत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 2019 का प्रश्न और 2020 के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।